चैप्टर 3। जैसे ही प्रशिक्षक ने अपनी पलकें ऊपर उठाईं और उस डिब्बे के प्रवेश द्वार पर एक पल के लिए झिझका, जहां लड़का और बंदर उसका सामना कर रहे थे, एक लंबा चौड़े कंधों वाला आदमी उसे धक्का देकर अंदर घुस गया। जैसे ही उसकी नज़र उस नए व्यक्ति पर पड़ी, लड़के के गालों पर हल्की सी लाली छा गई। पिताजी! वह चिल्लाया। बंदर ने अंग्रेज सरदार की तरफ एक नज़र देखा और फिर उसकी तरफ लपका और उत्तेजित होकर बड़बड़ाने लगा। वह आदमी, जिसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हो रही थीं, रुक गया मानो पत्थर बन गया हो। अकुट! वह चिल्लाया। लड़का हैरान होकर बंदर से अपने पिता की ओर और फिर अपने पिता से बंदर की ओर देखने लगा। प्रशिक्षक का जबड़ा खुला रह गया जब उसने आगे की बात सुनी, क्योंकि अंग्रेज के होठों से बंदर की तरह की आवाजें निकल रही थीं, जिसका जवाब उस विशालकाय मानव ने भी दिया जो अब उससे चिपका हुआ था। और पंखों से एक भयानक रूप से झुका हुआ और विकृत बूढ़ा आदमी बॉक्स में झांकी को देख रहा था। उसके चेहरे पर दाग धब्बे थे और उसके भाव अलग अलग थे, जो शायद खुशी से लेकर आतंक तक की हर अनुभूति को दर्शाते थे। अकुत ने कहा, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, टार्ज़न। अब जब मैं तुम्हें पा गया हूँ तो मैं तुम्हारे जंगल में आऊँगा और हमेशा वहीं रहूँगा। आदमी ने जानवर के सिर को सहलाया। उसके दिमाग में यादों की एक ऐसी श्रृंखला तेजी से दौड़ रही थी जो उसे आदिम अफ्रीकी जंगल की गहराई में ले गई, जहाँ इस विशाल मानव जैसे जानवर ने सालों पहले उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। उसने देखा कि काला मुगाम्बी अपनी घातक भुंडी को पकड़े हुए था और उनके बगल में नुकीले दांतों और उभरी हुई मूंछों के साथ भयानक शीता और जंगली तेंदुए के पीछे अकुत के भयानक वानरों को दबाते हुए। आदमी ने आह भरी। उसके भीतर जंगल की वासना प्रबल रूप से उमड़ पड़ी, जिसे उसने मरा हुआ समझ लिया था। अगर वह उसमें एक छोटे से महीने के लिए भी वापस जा सकता, तो फिर से अपनी नंगी खाल पर पत्तेदार शाखाओं की टहनियों को महसूस कर सकता, मृत वनस्पतियों की बासी सड़ांध को सूंघ सकता, जंगल में पैदा हुए लोबान और लोहबान, अपने पीछे महान मांसाहारी के चुपचाप आने का एहसास कर सकता, शिकार करना और शिकार होना, मारना। ये तस्वीर आकर्षक थी। और फिर एक और तस्वीर आए, एक प्यारी सी चेहरे वाली महिला, अभी भी जवान और खूबसूरत, दोस्त, एक घर, एक बेटा। उसने अपने विशाल कंधों को उचका दिया। यह नहीं हो सकता, अकुत, उसने कहा, लेकिन अगर तुम वापस लौटोगी, तो मैं देखूंगा कि यह हो जाए। तुम यहाँ खुश नहीं रह सकते, मैं वहाँ खुश नहीं रह सकता। प्रशिक्षक आगे बढ़ा। बंदर ने गुर्राते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए। अकुट, उसके साथ जाओ, वानरों के टार्ज़न ने कहा। मैं कल आकर तुमसे मिलूंगा। जानवर उदास होकर ट्रेनर के पास चला गया। जॉन क्लेटन के अनुरोध पर ट्रेनर ने बताया कि वे कहाँ मिल सकते हैं। टार्ज़न अपने बेटे की ओर मुड़ा। आओ, उसने कहा और दोनों थिएटर से बाहर चले गए। लिमोजिन में प्रवेश करने के बाद कई मिनट तक दोनों में से कोई भी नहीं बोला। ये लड़का ही था जिसने चुप्पी तोड़ी। बंदर तुम्हें जानता था, उसने कहा, और तुम दोनों बंदर की भाषा में बात करते थे। बंदर तुम्हें कैसे जानता था और तुमने उसकी भाषा कैसे सीखी? और फिर, संक्षेप में और पहली बार, वानरों के टार्ज़न ने अपने बेटे को अपने शुरुआती जीवन के बारे में बताया, जंगल में जन्म, उसके माता पिता की मृत्यु, और कैसे काला, महान वानर ने उसे बचपन से लेकर लगभग वयस्क होने तक दूध पिलाया और बड़ा किया। उसने उसे जंगल के खतरों और भयावहताओं के बारे में भी बताया, दिन और रात में पीछा करने वाले बड़े जानवरों के बारे में, सूखे के समय और प्रलयकारी बारिश के बारे में, भूख के बारे में, ठंड के बारे में, तीव्र गर्मी के बारे में, नग्नता और भय और पीड़ा के बारे में। उसने उसे उन सभी चीज़ों के बारे में बताया जो सभ्यता के प्राणी को सबसे भयानक लगती हैं, इस उम्मीद में कि उनके बारे में जानने से लड़के के मन से जंगल के लिए किसी भी अंतर्निहित इच्छा को मिटा दिया जा सकता है। फिर भी वे वही चीज़ें थीं जो जंगल की याद को टार्ज़न के लिए वैसा बनाती थी जैसा वह था, जिसने उस समग्र जंगल जीवन का निर्माण किया जिसे वह प्यार करता था। और बताते समय वह एक बात भूल गया, मुख्य बात कि उसके बगल में बैठा लड़का उत्सुक कानों से सुन रहा था, वानरों के टार्ज़न का बेटा था। लड़के को बिस्तर पर लिटा दिए जाने के बाद और बिना किसी सज़ा के, जॉन क्लेटन ने अपनी पत्नी को शाम की घटनाओं के बारे में बताया,
और कहा कि उसने आखिरकार लड़के को अपने जंगल के जीवन के तथ्यों से परिचित करा दिया है। माँ, जिसने बहुत पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसके बेटे को कभी न कभी उन भयावह वर्षों के बारे में पता चलेगा जब उसके पिता जंगल में एक नंगे जंगली शिकारी जानवर की तरह घूमते थे, उसने केवल अपना सिर हिलाया, इस उम्मीद के विरुद्ध कि वह जानती थी कि पिता के सीने में अभी भी जो लालच मजबूत था वो उसके बेटे तक नहीं पहुंचा था। टार्ज़न अगले दिन अकुत से मिलने गया, लेकिन जैक ने उसके साथ जाने की अनुमति मांगी, लेकिन उसे मना कर दिया गया। इस बार टार्ज़न ने बंदर के पुराने मालिक को देखा, जिसे वह पहले के दिनों के चालाक पॉलविच के रूप में नहीं पहचान पाया। अकुत की दलीलों से प्रभावित होकर टार्ज़न ने बंदर की खरीद का सवाल उठाया, लेकिन पॉलविच ने कोई कीमत नहीं बताई और कहा कि वह इस मामले पर विचार करेगा। जब टार्ज़न घर लौटा तो जैक उसकी यात्रा के विवरण को सुनकर बहुत उत्साहित था और अंत में उसने सुझाव दिया कि उसके पिता उस बंदर को खरीद लें और उसे घर ले आएं। लेडी ग्रास्टोक इस सुझाव से भयभीत हो गई। लड़का जिद कर रहा था। टार्ज़न ने बताया कि वह अकुत को खरीदना चाहता था और उसे उसके जंगल के घर में वापस ले जाना चाहता था, और इस पर माँ ने सहमति जताई। जैक ने बंदर से मिलने की अनुमति मांगी, लेकिन फिर से उसे साफ इनकार कर दिया गया। हालांकि उसके पास वह पता था जो प्रशिक्षक ने उसके पिता को दिया था, और 2 दिन बाद उसे अपने नए शिक्षक से बचने का अवसर मिल गया, जिसने भयभीत श्री मूर की जगह ले ली थी और लंदन के एक हिस्से में काफी खोजबीन के बाद, जहां वह पहले कभी नहीं गया था, उसे चेचक वाले बूढ़े आदमी का बदबूदार छोटा सा कमरा मिला। बूढ़ी ने खुद उसकी दस्तक का जवाब दिया, और जब उसने कहा कि वह अजाक्स से मिलने आया है, तो दरवाजा खोला और उसे उस छोटे से कमरे में जाने दिया जिसमें वह और बड़ा बंदर रहता था। पिछले वर्षों में पॉलविच एक नकचढ़ा बदमाश था, लेकिन अफ्रीका के नरभक्षियों के बीच 10 साल की घिनौनी जिंदगी ने उसकी आदतों से अच्छाई का आखिरी निशान भी मिटा दिया था। उसके कपड़े झुर्रीदार और गंदे थे, उसके हाथ धुले नहीं थे, उसके कुछ बिखरे हुए बाल बिखरे हुए थे। उसका कमरा गंदगी से भरा हुआ था। जैसे ही लड़का अंदर गया, उसने देखा कि बिस्तर पर एक बड़ा बंदर बैठा हुआ है, जिसके उड़ने पर गंदे कंबल और बदबूदार रजाइयों का एक उलझा हुआ गट्ठा था। युवक को देखते ही बंदर फर्श पर कूद गया और आगे बढ़ गया। आदमी ने अपने आगंतुक को नहीं पहचाना और उसे डर था कि बंदर शरारत करने वाला है, इसलिए उनके बीच से निकल गया और बंदर को वापस बिस्तर पर जाने का आदेश दिया। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लड़का चिल्लाया। हम दोस्त हैं, और पहले वो मेरे पिता का दोस्त था। वे जंगल में एक दूसरे को जानते थे। मेरे पिता लॉर्ड ग्रास्टोक हैं। उन्हें नहीं पता कि मैं यहाँ आया हूँ। मेरी माँ ने मुझे आने से मना किया, लेकिन मैं अजाक्स को देखना चाहता था, और अगर तुम मुझे यहाँ अक्सर आने और उससे मिलने दोगे तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा। लड़के की पहचान के बारे में बात करते ही पॉलविच की आंखें सिकुड़ गईं। जब से उसने पहली बार थिएटर के विंग्स से टार्ज़न को फिर से देखा था, तब से उसके मृत मस्तिष्क में बदला लेने की इच्छा की शुरुआत हो रही थी। कमज़ोर और अपराधी लोगों की विशेषता होती है कि वे अपनी दुष्टता के कारण होने वाली विपत्तियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं, और इसलिए अब एलेक्सिस पॉलविच को धीरे धीरे अपने पिछले जीवन की घटनाएं याद आ रही थीं, और ऐसा करते हुए वह उस आदमी के दरवाजे पर लेटा हुआ था जिसे उसने और रोकोफ ने इतनी लगन से बर्बाद करने और मारने की कोशिश की थी कि उसके इच्छित शिकार के खिलाफ उनकी विभिन्न योजनाओं की विफलता में उसके साथ जो विपत्तियां घटीं, वे सभी उसके साथ घटित हुईं। पहले तो उसे ऐसा कोई तरीका नहीं दिखा जिससे वह अपनी सुरक्षा के साथ टार्ज़न के बेटे के माध्यम से टार्ज़न से बदला ले सके, लेकिन उसे यह स्पष्ट था कि लड़के में बदला लेने की बहुत संभावनाएं छिपी हुई थीं, और इसलिए उसने लड़के को इस उम्मीद में पालने का निश्चय किया कि भविष्य में भाग्य किसी तरह से उसके हाथ में खेलेगा। उसने लड़के को जंगल में अपने पिता के पिछले जीवन के बारे में सब कुछ बताया, और जब उसने पाया कि लड़के को इतने सालों तक इन सभी चीज़ों के बारे में अनभिज्ञ रखा गया था और उसे चिड़ियाघरों में जाने से मना किया गया था, कि उसे अपने शिक्षक को संगीत हॉल में आने और अजाक्स को देखने का अवसर खोजने के लिए बांधना और मुंह बंद करना पड़ा था, तो उसने तुरंत लड़के के माता पिता के दिलों में छिपे बड़े डर की प्रकृति का अनुमान लगा लिया कि वह जंगल की लालसा कर सकता है जैसे उसके पिता ने की थी।
और इसलिए पॉलविच ने लड़के को अक्सर उसके पास आने के लिए प्रोत्साहित किया और हमेशा वह जंगली दुनिया की कहानियों के लिए लड़के की लालसा का फायदा उठाता था, जिससे पॉलविच बहुत परिचित था। वो उसे अकुत के साथ अकेला छोड़ देता था और यह जानने में उसे बहुत समय नहीं लगा कि लड़का उस बड़े जानवर को समझा सकता है कि उसने वास्तव में मानव जाति की आदिम भाषा के कई शब्द सीख लिए थे। इस दौरान टार्ज़न कई बार पॉलविच से मिलने आया। वह अजाक्स को खरीदने के लिए उत्सुक था और अंत में उसने पॉलविच से खुलकर कहा कि वह न केवल जानवर को उसके मूल जंगल में आज़ादी के साथ लौटाने की इच्छा से प्रेरित था, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसकी पत्नी को डर था कि किसी तरह उसका बेटा बंदर के ठिकाने के बारे में जान सकता है और जानवर के प्रति अपने लगाव के कारण घुमक्कड़ प्रवृत्ति से भर सकता है, जैसा कि टार्ज़न ने पॉलविच को बताया, जिसने उसके अपने जीवन को इतना प्रभावित किया था। लॉर्ड ग्रास्टोक की बातें सुनते हुए रूसी व्यक्ति अपनी मुस्कान को दबा नहीं सका, क्योंकि मुश्किल से आधा घंटा बीता था जब भावी लॉर्ड ग्रास्टोक अस्त व्यस्त बिस्तर पर बैठे हुए जन्मजात बंदर की तरह धाराप्रवाह ढंग से अजाक्स से बातें कर रहे थे। इस साक्षात्कार के दौरान पॉलविच के दिमाग में एक योजना आई और इसके परिणामस्वरूप वह बंदर के लिए एक निश्चित राशि स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया और पैसे मिलने पर जानवर को 2 दिन बाद डोवर से दक्षिण की ओर अफ्रीका जाने वाले जहाज तक पहुंचाने के लिए सहमत हो गया। क्लेटन के प्रस्ताव को स्वीकार करने में उसका दोहरा उद्देश्य था। मुख्य रूप से पैसे के विचार ने उसे बहुत प्रभावित किया, क्योंकि बंदर अब उसके लिए आय का स्रोत नहीं था। टार्ज़न की खोज के बाद लगातार मंच पर प्रदर्शन करने से इनकार कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जानवर को अपने जंगल के घर से लाया गया था और हजारों उत्सुक दर्शकों के सामने केवल अपने लंबे समय से खोए हुए दोस्त और मालिक को खोजने के उद्देश्य से प्रदर्शित किया गया था, और उसे खोजने के बाद उसने मनुष्यों के सामान्य झुंड के साथ आगे और अधिक घुलने मिलने को अनावश्यक समझा। जो भी हो, तथ्य ये रहा कि कोई भी अनुनय उसे संगीत हॉल के मंच पर खुद को दिखाने के लिए प्रभावित नहीं कर सका, और एक बार जब प्रशिक्षक ने जबरदस्ती करने का प्रयास किया तो परिणाम ऐसे हुए कि दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति ने खुद को भाग्यशाली माना कि वह अपनी जान बचा पाया। उसे केवल जैक क्लेटन की आकस्मिक उपस्थिति ने बचाया, जिसे संगीत हॉल में उसके लिए आरक्षित ड्रेसिंग रूम में जानवर से मिलने की अनुमति दी गई थी, और जब उसने देखा कि वह जंगली जानवर गंभीर नुकसान पहुंचाने की फिराक में है, तो उसने तुरंत हस्तक्षेप किया। और पैसे के बारे में सोचने के बाद रूसी के दिल में बदला लेने की इच्छा प्रबल हो गई थी, जो उसके जीवन की असफलताओं और दुखों के बारे में लगातार सोचने के साथ बढ़ती जा रही थी, जिसका श्रेय वह टार्ज़न को देता था, सबसे हालिया और सबसे कम नहीं, जिसमें अजाक्स का उसके लिए पैसे कमाने से इनकार करना था। उसने बंदर के इनकार का सीधा संबंध टार्ज़न से जोड़ा। आखिरकार उसने खुद को ये यकीन दिला लिया कि बंदर आदमी ने महान मानवरूपी को मंच पर जाने से मना करने का निर्देश दिया था। पॉलविच की स्वाभाविक रूप से दुष्ट प्रवृत्ति यातना और अभाव के माध्यम से उसकी मानसिक और शारीरिक क्षमताओं के कमजोर और विकृत होने से और भी बढ़ गई थी। ठंडी, गणना करने वाली, अत्यधिक बुद्धिमान विकृति से यह मानसिक रूप से दोषपूर्ण के अंधाधुंध, खतरनाक खतरे में बदल गई थी। हालांकि उसकी योजना इतनी चालाक थी कि कम से कम इस बात पर संदेह तो होता ही था कि उसकी मानसिकता भटक रही थी। इसने उसे सबसे पहले उस योग्यता का आश्वासन दिया जिसे लॉर्ड ग्रास्टोक ने उसे बंदर के निर्वासन के लिए भुगतान करने का वादा किया था, और फिर अपने बेटे के माध्यम से अपने उपकारकर्ता से बदला लेने का आश्वासन दिया जिसे वह अपना आदर्श मानता था। उसकी योजना का वह हिस्सा भद्दा और क्रूर था। इसमें यातना की वह परिष्कृतता नहीं थी जो पुराने समय में पॉलविच के मास्टर स्ट्रोक की पहचान थी, जब उसने खलनायकी के उस महारथी निकोलस रोकोव के साथ काम किया था, लेकिन इसने कम से कम पॉलविच को जिम्मेदारी से छूट का आश्वासन दिया और यह बंदर पर डाल दिया, जिसे इस प्रकार रूसी का समर्थन करने से इनकार करने के लिए भी दंडित किया जाएगा। पॉलविच के हाथों में सब कुछ शैतानी सर्वसम्मति से खेल रहा था। संयोग से टार्ज़न के बेटे ने अपने पिता को लड़के की मां को ये बताते हुए सुना कि वह अकुत को सुरक्षित उसके जंगल के घर वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रहा है, और यह सुनकर उसने उनसे विनती की कि वे बंदर को घर ले आएं ताकि वह उसे खेलने के लिए अपने साथ रख सके। टार्ज़न इस योजना के खिलाफ नहीं होता, लेकिन लेडी ग्रास्टोक इसके बारे में सोचकर ही डर गई।
जैक ने अपनी माँ से विनती की, लेकिन सब बेकार रहा। वह अड़ियल थी और आखिरकार लड़का अपनी माँ के इस फैसले से सहमत हो गया कि बंदर को अफ्रीका वापस भेज दिया जाना चाहिए और लड़के को स्कूल, जहाँ से वह छुट्टियों में अनुपस्थित था। उस दिन उसने पॉलविच के कमरे में जाने की कोशिश नहीं की, बल्कि खुद को दूसरे कामों में व्यस्त कर लिया। उसके पास हमेशा पैसे की अच्छी व्यवस्था रहती थी, इसलिए जब भी जरूरत पड़ी तो उसे कई 100 पाउंड इकट्ठा करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इस पैसे में से कुछ उसने कई अजीबोगरीब खरीदारी में लगाया, जिसे वह घर में चुपके से ले आया, बिना किसी को पता लगे। जब वह देर शाम को लौटा, अगली सुबह अपने पिता को पॉलविच के साथ अपना काम निपटाने का समय देने के बाद, लड़का रूसी के कमरे में जल्दी से गया। उस आदमी के असली चरित्र के बारे में कुछ भी नहीं जानते हुए, लड़की ने उसे पूरी तरह से अपने भरोसे में लेने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि बूढ़ा आदमी न केवल उसकी मदद करने से इनकार कर देगा, बल्कि उसके पिता को पूरी बात बता देगा। इसके बजाय उसने बस अजाक्स को डोवर ले जाने की अनुमति मांगी। उसने समझाया कि इससे बूढ़े आदमी को थकाऊ यात्रा से राहत मिलेगी, साथ ही उसकी जेब में कुछ पाउंड भी आ जाएंगे, क्योंकि लड़का रूसी को अच्छी तरह से भुगतान करने का इरादा रखता है। देखो, उसने आगे कहा, चूंकि मुझे दोपहर की ट्रेन से स्कूल के लिए निकलना है, इसलिए पकड़े जाने का कोई खतरा नहीं होगा। इसके बजाय मैं यहाँ तब आऊँगा जब वे मुझे ट्रेन में छोड़ देंगे। फिर मैं अजाक्स को डोवर ले जा सकता हूँ और स्कूल में सिर्फ एक दिन देरी से पहुँच सकता हूँ। कोई भी समझदार नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा, और मैं अजाक्स के साथ एक अतिरिक्त दिन बिताऊंगा, इससे पहले कि मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं। ये योजना पॉलविच के दिमाग में जो था, उससे पूरी तरह मेल खाती थी। अगर उसे पता होता कि लड़का आगे क्या करने वाला है, तो वह निस्संदेह अपनी बदला लेने की योजना को पूरी तरह से त्याग देता और लड़के की हत्या में पूरे दिल से उसकी मदद करता, जो पॉलविच के लिए बेहतर होता, अगर वह कुछ ही घंटों आगे का भविष्य नहीं जान पाता। उस दोपहर लॉर्ड और लेडी ग्रेस्टोक ने अपने बेटे को अलविदा कहा और उसे रेलवे की गाड़ी के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सुरक्षित बैठा दिया, जो उसे कुछ ही घंटों में स्कूल के लिए छोड़ देगा। हालांकि जैसे ही वे उसे छोड़कर गए, उसने तुरंत अपना बैग इकट्ठा किया, डिब्बे से नीचे उतरा और स्टेशन के बाहर एक टैक्सी स्टैंड की तलाश की। यहाँ उसने एक टैक्सी वाले को रूसी के पते पर ले जाने के लिए कहा। जब वो पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसने पॉलविच को अपना इंतजार करते पाया। वह आदमी घबराए हुए फर्श पर चहलकदमी कर रहा था। बंदर को एक मोटी रस्सी से बिस्तर से बांधा गया था। ये पहली बार था जब जैक ने अजाक्स को इस तरह सुरक्षित देखा था। उसने सवालिया निगाहों से पॉलविच की ओर देखा। आदमी ने बुदबुदाते हुए समझाया कि उसे लगता है कि जानवर को अंदाजा हो गया है कि उसे दूर भेजा जाने वाला। पॉलविच ने अपने हाथ में रस्सी का एक और टुकड़ा लिया हुआ था। उसके एक सिरे पर फंदा था, जिससे वह लगातार खेल रहा था। वो कमरे में इधर उधर घूमता रहा। जब वह चुपचाप अपने आप से बात कर रहा था, तो उसके चेहरे पर दाग धब्बे बहुत भयानक लग रहे थे। लड़के ने उसे इस तरह कभी नहीं देखा था, इससे वह असहज हो गया। आखिरकार पॉलविच कमरे के दूसरी तरफ, बंदर से दूर जाकर रुक गया। यहाँ आओ, उसने लड़के से कहा। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि अगर यात्रा के दौरान बंदर विद्रोह के संकेत देता है तो उसे कैसे सुरक्षित रखना है। लड़का हंसा। इसकी जरूरत नहीं होगी, उसने जवाब दिया। अजाक्स वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूँगा। बूढ़े आदमी ने गुस्से से अपना पैर पटका। यहाँ आओ, जैसा मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसने दोहराया। अगर तुम वैसा नहीं करोगे जैसा मैं कहता हूँ तो तुम बंदर के साथ डोवर नहीं जाओगे। मैं उसके भागने का कोई जोखिम नहीं उठाऊंगा। अभी भी मुस्कुराते हुए वह लड़का कमरे को पार कर गया और रस के सामने खड़ा हो गया। मुड़ो, अपनी पीठ मेरी तरफ करो, उसने निर्देश दिया, ताकि मैं तुम्हें दिखा सकूं कि उसे जल्दी से कैसे बांधा जाए। लड़के ने वैसा ही किया जैसा उसे कहा गया था। पॉलविच के कहने पर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। तुरंत बूढ़े आदमी ने लड़के की एक कलाई पर फंदा डाल दिया, उसकी दूसरी कलाई पर 2-4 फंदे लगाए और रस्सी में गांठ लगा दी। जिस क्षण लड़के को पकड़ा गया, उस आदमी का रवैया बदल गया।
गुस्से से भरी कसम खाते हुए उसने अपने कैदी को घुमाया, उसे ठोकर मारी और उसे जोर से फर्श पर पटक दिया। गिरते ही उसकी छाती पर कूद पड़ा। बिस्तर से बंदर गुर्राया और अपने बंधनों से जूझने लगा। लड़का चिल्लाया नहीं, ये गुण उसे अपने जंगली पिता से विरासत में मिला था, जिसने अपनी पालक माँ काला नामक महान वानर की मृत्यु के बाद जंगल में लंबे समय तक रहकर सिखाया था कि गिरे हुए लोगों की मदद करने वाला कोई नहीं है। पॉल्विच की उंगलियां उस लड़के के गले को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। वह अपने शिकार के चेहरे पर बुरी तरह मुस्कुराया। तुम्हारे पिता ने मुझे बर्बाद कर दिया, उसने बुदबुदाया। इससे उसे फायदा होगा। वह सोचेगा कि बंदर ने ये किया है। मैं उसे बता दूंगा कि बंदर ने ये किया है, कि मैंने उसे कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़ दिया था और तुम चुपके से अंदर आ गए और बंदर ने तुम्हें मार डाला। मैं तुम्हारा गला घोंटने के बाद तुम्हारे शरीर को बिस्तर पर फेंक दूंगा और जब मैं तुम्हारे पिता को लाऊंगा तो वह बंदर को उस पर बैठे हुए देखेगा। और वह विकृत शैतान हंसी में लोटपोट हो गया। उसकी उंगलियां लड़के के गले पर बंद हो गईं। उनके पीछे पागल जानवर की दहाड़ छोटे से कमरे की दीवारों से टकरा रही थी। लड़का पीला पड़ गया, लेकिन उसके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई और लक्षण नहीं दिखा। वह टार्जन का बेटा था। उंगलियों ने उसके गले पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली थी। वह बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था, हाँफ रहा था। बंदर ने उस मोटी रस्सी पर झपट्टा मारा जिसने उसे पकड़ रखा था। मुड़कर उसने रस्सी को अपने हाथों में लपेट लिया, जैसे कोई आदमी करता है, और भारी भरकम तरीके से पीछे की ओर उछला। उसकी झबरा खाल के नीचे बड़ी बड़ी मांसपेशियां उभरी हुई थीं। लकड़ी के टुकड़े होने जैसा एक चीरा था। रस्सी तो पकड़ में थी, लेकिन बिस्तर के पायदान का एक हिस्सा अलग हो गया। आवाज सुनकर पॉल्विच ने ऊपर देखा। उसका भयानक चेहरा भय से सफेद पड़ गया। बंदर आजाद हो गया था। एक ही झटके में वह जीव उस पर टूट पड़ा। आदमी चीख उठा। जानवर ने उसे लड़के के शरीर से खींच लिया। बड़ी बड़ी उंगलियां आदमी के मांस में धंस गईं। पीले नुकीले दांत उसके गले के पास खुले हुए थे। वह व्यर्थ ही संघर्ष कर रहा था, और जब वे बंद हो गए तो एलेक्सिस पॉल्विच की आत्मा उन राक्षसों के कब्जे में चली गई जो लंबे समय से उसका इंतजार कर रहे थे। अकूत की मदद से लड़का अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। 2 घंटे तक अकूत के निर्देशों के अनुसार बंदर ने अपने दोस्त की कलाई को बांधने वाली गांठों पर काम किया। आखिरकार उन्होंने अपना रहस्य बता दिया और लड़का आज़ाद हो गया। फिर उसने अपना एक बैग खोला और कुछ कपड़े निकाले। उसकी योजना अच्छी तरह से बनाई गई थी। उसने जानवर से सलाह नहीं ली, जिसने उसके निर्देशानुसार सब कुछ किया। वे दोनों साथ साथ घर से बाहर निकल गए, लेकिन किसी भी सामान्य पर्यवेक्षक ने यह नहीं देखा कि उनमें से एक बंदर था।